हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, क्रेडिट कंट्रोल। पिछली वीडियो में हमने क्रेडिट क्रिएशन के बारे में आपको बहुत कुछ समझाया था। क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है साख निर्माण का, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो मनचाही मात्रा में साख का निर्माण करें, क्योंकि यदि कॉमर्शियल बैंक आवश्यकता से अधिक साख का निर्माण करेंगे तो इससे इन्फ्लेशन की समस्या उत्पन्न होगी, और अगर आवश्यकता से भी कम साख का निर्माण करते हैं तो एक दूसरी समस्या उत्पन्न होती है। वो कौन सी है? डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आती है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम ना आए, बिना किसी समस्या के देश का आर्थिक विकास होता रहे। आवश्यकता के अनुसार साख का निर्माण व्यापारिक बैंक करे। ये कार्य किस बैंक का है? सोचिए, एक एपेक्स बॉडी होती है, वो कौन सी है? सेंट्रल बैंक, जिसको अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे कार्य हैं, केंद्रीय बैंक बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है साख की मात्रा पर नियंत्रण करना। व्यापारिक बैंक जो साख का निर्माण करते हैं, केंद्रीय बैंक ये देखता है कि वो आवश्यकता के हिसाब से साख का निर्माण कर रहे हैं या नहीं। अगर आवश्यकता के हिसाब से साख का निर्माण नहीं करते हैं कॉमर्शियल बैंक, तो केंद्रीय बैंक उन पर तरह तरह के नियंत्रण लगाता है। साख नियंत्रण की बहुत सारी विधियां हैं। जितने मेथड्स हैं उनको हम मुख्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, परिमाणात्मक साख नियंत्रण। नोट कर लीजिए आप लोग, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, एंड सेकेंड इज गुणात्मक साख नियंत्रण, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। हाँ, एक बात जानना बहुत आवश्यक है आप लोग के लिए कि ये जो गुणात्मक साख नियंत्रण है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है, ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो है चयनात्मक साख नियंत्रण। नोट कर लीजिए, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो अब हम सबसे पहले आपको क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। परिमाणात्मक साख नियंत्रण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परिमाण का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। यानी जब केंद्रीय बैंक साख की मात्रा में कमी या वृद्धि करना चाहता है तो वो कौन से उपाय अपनाता है? क्वांटिटेटिव मेथड्स अपनाता है, परिमाणात्मक उपाय अपनाता है साख नियंत्रण के। अब परिमाणात्मक साख नियंत्रण किसे कहते हैं? परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत वो उपाय शामिल होते हैं जिन्हें केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के कैश रिजर्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने के लिए अपनाता है, जिससे कि साख की मात्रा में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि हो सके। कहने का मतलब ये है कि परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत वो उपाय आते हैं जो कि व्यापारिक बैंकों के नगद कोष पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालकर साख का नियंत्रण करते हैं।
जब सरकार साख की मात्रा में कमी या वृद्धि करना चाहती है तो वो परिमाणात्मक साख नियंत्रण को अपनाती है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को दूर करना, क्योंकि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम उस समय आती है जब कॉमर्शियल बैंक आवश्यकता से अधिक मात्रा में साख का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत अगर आवश्यकता से कम साख का निर्माण करते हैं वो, तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी? डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आएगी। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक साख नियंत्रण की नीति अपनाता है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत कौन कौन से उपाय अपनाता है केंद्रीय बैंक, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। फर्स्ट मेथड है बैंक रेट पॉलिसी। बच्चों, ये जो बैंक रेट है, कुछ देशों में इसको रीडिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, रीडिस्काउंट रेट के नाम से अगर आता है, इसका मतलब है कि वो बैंक रेट है। आप लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सुना है भाई, जिस रेट पर हम लोन लेते हैं, जिस रेट पर हम कमर्शियल बैंक से उधार लेते हैं, वो दर कहलाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। लेकिन बैंक दर क्या होती है? कॉमर्शियल बैंक को भी कभी कभी जरूरत पड़ती है लोन लेने की, तो वो किससे लोन लेगा? सेंट्रल बैंक से लेगा, आरबीआई से लेगा। तो आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को उधार की सुविधा देता है, उसे कहते हैं बैंक रेट। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, समझ में आ गया होगा। जब इन्फ्लेशन की समस्या होती है देश में, इसका मतलब है कि कॉमर्शियल बैंक ने कुछ ज़्यादा ही साख का निर्माण कर दिया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई। इस स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या करेगा? साख की मात्रा को कम करने के लिए बैंक रेट इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट इंक्रीज होने से क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी, उधार लेना महंगा पड़ेगा, पब्लिक लोन कम लेगी, जिससे कि क्रेडिट क्रिएशन कम होने लगेगा। दूसरी ओर क्या होता है इसका प्रभाव बैंक रेट बढ़ने का? जब कॉमर्शियल बैंक ने ऊंची दर पे उधार लिया, तो वो अपने ग्राहकों को भी ऊंची दर पे उधार की सुविधा देती है, जिसकी वजह से अब ग्राहक लोग कम उधार लेने लगते हैं, साख की मात्रा कम हो जाती है, कुल मनी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके विपरीत अगर ज़रूरत से ज़्यादा साख का निर्माण ज़रूरत से कम साख का निर्माण किया गया है, तो एक दूसरी प्रॉब्लम आती है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक रेट में कमी कर देता है, जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कॉमर्शियल बैंक कमी कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी होने से अब उधार ज़्यादा मांगा जाता है, जिसकी वजह से साख का सृजन अधिक मात्रा में होने लगता है और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बैंक रेट में कमी या वृद्धि करके साख की मात्रा में वृद्धि या कमी की जा सकती है। दूसरा मेथड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, हिंदी में कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। लेकिन आपको इंग्लिश टर्म्स अवश्य आनी चाहिए हर चीज़ की। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या होता है? खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब ये होता है कि केंद्रीय बैंक को प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने का अधिकार प्राप्त है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, ये जो सिक्योरिटीज होती हैं
ये जो प्रतिभूतियाँ होती हैं ये किसको किसको बेची और किससे खरीदी जाती है? दो लोगों को। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को या जनता को प्रतिभूतियां बेचता है या उनसे खरीदता है। साख की मात्रा अगर कम करनी है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचने लगता है। साख की मात्रा कम करने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय प्रारंभ कर देता है। बेचने से क्या होगा? जो प्रतिभूति है यानी बॉन्ड है वो चला जाएगा पब्लिक के पास और उसका जो मूल्य है वो सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, जिससे कि चलन में मुद्रा की मात्रा साख की मात्रा में कमी होगी। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक साख की मात्रा को बढ़ाना चाहता है तो वो प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर देता है। खरीदने का मतलब है कि जितने मूल्य की प्रतिभूति है उतनी मुद्रा चली आएगी केंद्रीय बैंक के पास और प्रतिभूतियां चली जाएंगी व्यापारिक बैंक के पास। तो साख की मात्रा को कम करने के लिए प्रतिभूतियों को बेचता है और साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रतिभूतियों को खरीदता है केंद्रीय। इससे क्या होता है? साख की मात्रा में कमी या वृद्धि होती है। प्रतिभूतियों को बेचने से साख की मात्रा में कमी होगी और प्रतिभूतियों को खरीदने से साख की मात्रा में वृद्धि होगी। अब थर्ड मेथड है चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो। सबसे ऊपर बैंक होता है केंद्रीय बैंक आरबीआई। जितने बैंक होते हैं वो सब उनके मेंबर होते हैं। मेंबर होने के नाते उन्हें अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है और बाकी जो बचता है उसमें से वो उधार देते हैं। जब केंद्रीय बैंक नगद कोषानुपात में वृद्धि करता है, जब केंद्रीय बैंक कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है तो व्यापारिक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का ज़्यादा भाग केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उधार देने के लिए कम पैसा बचता है और साख का निर्माण कम मात्रा में हो पाता है। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक नगद कोषानुपात में कमी कर देती है तो व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का कम परसेंट केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है, जिसकी वजह से उधार देने के लिए अधिक पैसा बचता है और साख के निर्माण में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के वीडियो में आपने क्रेडिट कंट्रोल के वो मेथड्स पढ़े जो बैंकों के नगद कोषों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालकर साख की मात्रा में कमी या वृद्धि करते हैं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही।